टेक्नोलॉजी की दुनिया जहां फेथफुल एम्पलीफिकेशन एंड ट्रांजिस्टर बायसिंग एक सुपर हीरो पेयर बनाते हैं जो इंश्योर करते हैं दैट आवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नॉट ओनली स्पीक क्लियरली बट आल्सो कंजर्व देयर एनर्जी वाइसली। Imagine your favorite tunes coming to life with an instrument amplifier। यहाँ faithful amplification ये ensure करता है that every note from your guitar or every beat from your drum set is faithfully reproduced, capturing the true essence of your musical masterpiece। ये कुछ ऐसे है जैसे एक म्यूजिकल गार्जियन एंजल जो वॉल्यूम को बढ़ाता तो है लेकिन मेलोडी को खराब किए बिना। Now let's talk about the transistor biasing। एम्पलीफायर्स की दुनिया में ट्रांजिस्टर बायसिंग इंश्योर करता है कि आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का हार्ट मींस ट्रांजिस्टर बेस्ट वे में ऑपरेट करे एंड अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे। Whether you are picking a genuine song or rocking out with electric vibes, ट्रांजिस्टर बायसिंग वही सीक्रेट सॉस है जो शो को कीप गोइंग रखता है, एनर्जी को ऑप्टिमाइज करके एक चीयर्स वर्दी परफॉर्मेंस के लिए। Give the green light to uncover the capabilities of your smart security camera। फेथफुल एम्पलीफिकेशन यहाँ सिर्फ एक क्लियर पिक्चर से ज्यादा है। ये इंश्योर करता है that every friction in the leaves or tap on your window is captured with clarity, turning your camera into an attentive guardian। And guess करो कौन है बैक स्टेज एनर्जी शो को मैनेज करने वाला? हाँ, वही ट्रांजिस्टर बायसिंग। ये एनर्जी सेविंग डायरेक्टर है जो इंश्योर करता है कि आपके कैमरा की बैटरी सिर्फ और सिर्फ क्रूशियल मूवमेंट्स के लिए रिजर्व रहे। In the kingdom of heartbeats and health, Beat Buddy, your fitness tracker, फेथफुल एम्पलीफिकेशन के थ्रू आपकी पल्स को एक्यूरेटली मेजर करता है। ये कुछ ऐसे है जैसे एक हेल्थ कंपेनियन जो एक बीट भी मिस नहीं करता। फिर से स्टेज पर आता है ट्रांजिस्टर बायसिंग जो इंश्योर करता है कि ट्रैकर इफिशिएंटली पावर को यूज करके आपकी एक्टिव लाइफ स्टाइल के साथ पेस में रहे। So, whether you're rocking out on stage, keeping a watchful eye on your home, or tracking your heart rhythm, फेथफुल एम्पलीफिकेशन एंड ट्रांजिस्टर बायसिंग वही डायनेमिक पेयर हैं जो इंश्योर करते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे, वो भी एनर्जी सेविंग स्किल के साथ। फेथफुल एम्पलीफिकेशन एंड ट्रांजिस्टर बायसिंग है आपके एवरीडे लाइफ के ग्रैंड परफॉर्मेंस के टेक सेवी कंपेनियन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सिडा इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 9 में। तो चलिए अपने इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए उस इंटरेस्टिंग थ्योरी को जो है अबाउट द टॉपिक डिकोडिंग फेथफुल एम्पलीफिकेशन एंड ट्रांजिस्टर बायसिंग। व्हाट इज फेथफुल एम्पलीफिकेशन एंड ट्रांजिस्टर बायसिंग? वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज किया जाता है उसे एम्पलीफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। इस एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जिस सर्किट को यूज किया जाता है उसे एम्पलीफायर सर्किट कहते हैं। जब इस एम्पलीफायर सर्किट को बनाने के लिए ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है तो इसे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट कहते हैं। ट्रांजिस्टर जो कि एक 3 टर्मिनल्स का एक्टिव सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है जिसका बेसिक फंक्शन ही होता है एम्पलीफिकेशन परफॉर्म करना। जब इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में वीक सिग्नल को सर्किट के इनपुट यानी कि ट्रांजिस्टर के बेस पर अप्लाई किया जाता है तब प्रोसेसिंग के बाद एम्पलीफाइड सिग्नल सर्किट के आउटपुट यानी कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जनरेट हो जाता है। अब ये जो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिला है ये फेथफुल एम्पलीफिकेशन के थ्रू मिला है या अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन के थ्रू, ये कैसे पता चलेगा? तो इसे चेक करने के लिए हम एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल की शेप को चेक करेंगे। अगर शेप वही है जो वीक इनपुट सिग्नल की थी, मतलब सिर्फ वीक इनपुट सिग्नल का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ है, शेप में कोई चेंज नहीं हुआ एम्पलीफिकेशन प्रोसेस के थ्रू, तो ऐसे केस में एम्पलीफिकेशन फेथफुल होगा। लेकिन अगर शेप चेंज है तो एम्पलीफिकेशन अनफेथफुल होगा। ट्रांजिस्टर का यूज करके फेथफुल एम्पलीफिकेशन को अचीव करने का एक यूनिवर्सल रूल है जो कहता है कि ट्रांजिस्टर के इमीटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना है एंड कलेक्टर बेस जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस ड्यूरिंग ऑल पार्ट ऑफ द इनपुट वीक सिग्नल। इस यूनिवर्सल रूल को फुलफिल किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग डीसी वोल्टेजेस टू ट्रांजिस्टर एंड कन्वर्ट ट्रांजिस्टर इनटू ट्रांजिस्टर सर्किट। ये डीसी वोल्टेजेस ट्रांजिस्टर की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, तो इस केस में एम्पलीफिकेशन परफॉर्म करना है। यानी कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर बायसिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ट्रांजिस्टर को डीसी वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है जिससे ट्रांजिस्टर कन्वर्ट हो जाता है ट्रांजिस्टर सर्किट में। फेथफुल एम्पलीफिकेशन अचीव करने के लिए इस ट्रांजिस्टर सर्किट में
डीसी वोल्टेजेस की वैल्यूज कुछ इस तरह से सेलेक्ट की जाती हैं ताकि ट्रांजिस्टर का इमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस रहे ड्यूरिंग द फुल प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट वीक सिग्नल, ताकि ट्रांजिस्टर मेंटेन रहे एक्टिव रीजन में और परफॉर्म कर पाए एज एन एम्पलीफायर। इससे हमारा वीक इनपुट सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग आउटपुट सिग्नल होगा जिसकी स्ट्रेंथ वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा होगी। डिफरेंट रूल्स टू अचीव फेथफुल एम्पलीफिकेशन। अब ये जो फेथफुल एम्पलीफिकेशन है, इसे अचीव करने के लिए सिर्फ यूनिवर्सल रूल ही काफी नहीं है, कुछ और रूल्स भी हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट को फॉलो करना ही होता है। नंबर 1, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को प्रॉपर्ली रिवर्स बायस रखना जरूरी होता है, जिसके लिए VCE यानी कि कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज की वैल्यू 0.5 वोल्ट से बिलो नहीं होनी चाहिए अगर ट्रांजिस्टर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर से बना है, और अगर ट्रांजिस्टर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बना है तो VCE यानी कि कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट से बिलो नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो ऐसे केस में कलेक्टर उन सारे चार्ज कैरियर्स को गैदर यानी कि कलेक्ट नहीं कर पाएगा जो डिप्लीशन लेयर पर रीच करते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि कलेक्टर करंट डिक्रीज होती है एंड बेस करंट इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से बीटा यानी कि ट्रांजिस्टर का करंट गेन फॉल करता है। वीक इनपुट सिग्नल का वो पार्ट जिसके लिए VCE यानी कि कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम वैल्यू से बिलो होती है, सिग्नल का वो पार्ट लेस एम्पलीफाइड होता है ड्यू टू लेस ट्रांजिस्टर करंट गेन, रिजल्ट अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। नंबर 2, इसी तरह इमीटर बेस्ड जंक्शन को प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस रखना जरूरी होता है, जिसके लिए VBE यानी कि बेस टू इमीटर वोल्टेज की वैल्यू 0.5 वोल्ट से बिलो नहीं होनी चाहिए अगर ट्रांजिस्टर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर से बना है, और अगर ट्रांजिस्टर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बना है तो VBE यानी कि बेस टू इमीटर वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट से बिलो नहीं होनी चाहिए। 0.5 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट वैल्यूज हैं पोटेंशियल बैरियर की इन केस ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। बेस टू इमीटर वोल्टेज की वैल्यूज पोटेंशियल बैरियर की वैल्यूज से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए ताकि इमीटर बेस्ड जंक्शन प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस रहे एंड फेथफुल एम्पलीफिकेशन अचीव हो। नंबर 3, ट्रांजिस्टर को हमेशा अपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर का इमीटर बेस्ड जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस रहता है एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस। इसके अलावा इस एक्टिव रीजन में कलेक्टर करंट का वेरिएशन सिग्नल करंट के वेरिएशन का रिप्लिका होता है, जिससे अनडिस्टॉर्टेड एम्पलीफिकेशन अचीव होता है। फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या होता है ये हमने समझ लिया, और हमें ये भी समझ आ गया कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन को अचीव करने के लिए हमें ट्रांजिस्टर की बायसिंग करने की नीड होती है। इस ट्रांजिस्टर बायसिंग को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं। वो मेथड्स क्या हैं? कौन सा मेथड बेस्ट है, कौन सा मेथड वर्स्ट है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट। फैक्ट नंबर 1, सेम टाइप के ट्रांजिस्टर्स होने के बाद भी उनके पैरामीटर्स लाइक ट्रांजिस्टर करंट गेन यानी कि बीटा एंड VBE यानी कि बेस टू इमीटर वोल्टेज सेम नहीं होते। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स जो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, जिसकी वजह से कई फैक्टर्स को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, जैसे बेस विड्थ। एग्जाम्पल के लिए BC147 कैटेगरी के ट्रांजिस्टर की करंट गेन की वैल्यू 100 से लेकर 600 रेंज में हो सकती है, यानी कि अगर इस कैटेगरी के एक ट्रांजिस्टर के करंट गेन की वैल्यू 100 है तो इसी सेम कैटेगरी के दूसरे ट्रांजिस्टर के करंट गेन की वैल्यू 600 भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 2, ट्रांजिस्टर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? ट्रांजिस्टर की जो 2 मोस्ट टेम्परेचर सेंसिटिव क्वांटिटीज हैं वो है ट्रांजिस्टर का VBE यानी कि बेस इमीटर वोल्टेज एंड कलेक्टर लीकेज करंट। VBE यानी कि बेस इमीटर वोल्टेज का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो अप्रोक्सीमेटली -2.2 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है इन केस ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एंड -1.8 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है इन केस ऑफ जर्मेनियम ट्रांजिस्टर। जबकि जो कलेक्टर लीकेज करंट है वो अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है
for each 10 degree rise in temperature. फैक्ट नंबर 3, ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यूसेंट पॉइंट क्या होता है? ऑपरेटिंग पॉइंट डीसी लोड लाइन पर लाई करता है, लेकिन साथ ही ये बेस करंट कर्व पर भी समवेयर लाई करता है। इसलिए ऑपरेटिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां डीसी लोड लाइन एंड बेस करंट कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट को डीसी लोड लाइन के मिडिल पर लोकेट होना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, थर्मल रनअवे। थर्मल यानी कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। थर्मल रनअवे वो डेंजर है जो ट्रांजिस्टर को डैमेज कर सकता है, उसे बर्न आउट कर सकता है, उसे जलाकर खत्म भी कर सकता है। लेकिन कैसे? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब ट्रांजिस्टर का कलेक्टर लीकेज करंट भी इंक्रीज होता है। ये अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जिससे कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होती है। कलेक्टर करंट के इंक्रीज होने से उसका इफेक्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर बेस जंक्शन पर पड़ता है और जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? अगेन कलेक्टर लीकेज करंट इंक्रीज हो जाती है। ये जो ओवरऑल इफेक्ट होता है ये क्यूमुलेटिव होता है, मींस फोर्स बाय सक्सेसिव एडिशन, जिसका एंड रिजल्ट होता है कलेक्टर करंट का सबस्टेंशियल इंक्रीज होना, मींस कंसिडरेबल अमाउंट में कलेक्टर करंट का इंक्रीज होना। वर्स्ट केस में कलेक्टर करंट उस लिमिट तक भी इंक्रीज हो सकती है जहां ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस जंक्शन ओवरहीट हो जाए और ट्रांजिस्टर बर्न आउट हो जाए। ट्रांजिस्टर के बर्न आउट हो जाने के इस इफेक्ट को ही थर्मल रनअवे कहते हैं। थर्मल रनअवे की प्रॉब्लम अकर होती है जब ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली बायस नहीं किया जाता। नाउ फाइनली ट्रांजिस्टर बायसिंग मेथड्स, जो टोटल 4 हैं। नंबर 1, बेस रजिस्टर मेथड। नंबर 2, emitter bias method. Number 3, biasing with collector feedback register method. Number 4, वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड। इन चारों मेथड में से वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड को मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है। इसका रीजन है कि ये मेथड यानी कि वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी को। इस मेथड का जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है उसकी वैल्यू लोएस्ट होती है, अप्रोक्सीमेटली 10। स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही अच्छा है। इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी कम होगी मींस ट्रांजिस्टर उतना ही ज्यादा स्टेबल है। वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड प्रोवाइड करता है वेरी गुड स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इन द फेज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। इस मेथड में बहुत सारे रजिस्टर्स भी यूज होते हैं। इसके बाद जो अच्छा बायस मेथड है वो है इमीटर बायस मेथड। इस मेथड में इमीटर बायस सर्किट प्रॉपर्ली डिजाइन होता है और इसके स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कंपेरेबल होती है टू वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट के स्टेबिलिटी वैल्यू से। मींस ये सर्किट भी वेरी गुड थर्मल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। बेस रजिस्टर मेथड, जिसे फिक्स बायस सर्किट मेथड भी कहते हैं, इस सर्किट की थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा पुअर होती है। इसके स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 प्लस बीटा यानी कि 1 प्लस करंट गेन के बराबर होती है, जो बहुत ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेम्परेचर राइज एंड इंडिविजुअल वेरिएशन की वजह से कलेक्टर करंट में जो सेल्फ इंक्रीमेंट होता है उसे स्टॉप करने का कोई तरीका नहीं होता इस मेथड में, जिससे स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इस मेथड में स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं थर्मल रनअवे होने के। इस वजह से इस बेस रजिस्टर बायसिंग मेथड को यानी कि फिक्स बायस सर्किट मेथड को रेयरली यूज किया जाता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक डिकोडिंग फेथफुल एम्प्लीफिकेशन एंड ट्रांजिस्टर बायसिंग। आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।